आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 1 जून है और आज ही के दिन मैं अपना एक यूट्यूब चैनल पुनर्भव यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें मेरे कविताओं के रिसाइटेशन होंगे। जितनी भी कविताएं मैंने लिखी उनका ट्रांसलेशन किया। मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी का मैं रिसाइटेशन समय समय पर करता रहूं। 1 जून मेरे लिए एक विशेष दिन है। इस दिन मेरे सबसे बड़े भाई, जो कि उम्र में मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े थे, जिन्हें हम बड़े ताऊजी पुकारते थे, उनकी पुण्यतिथि आती है। उन पर मैंने एक कविता लिखी थी। आज उन्हीं पर लिखी हुई कविता से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बड़े ताऊजी। कुछ लोग खुदा की अधूरी उनिंदी दोपहरों में गड़े जाते हैं, जैसे कुम्हार चाक पर घूमती मिट्टी को पूरा आकार देने से पहले ही थककर उठ गया हो। थोड़ी देह, थोड़ी सांस, थोड़ी सी धड़कन मिट्टी में दबाकर उन्हें दुनिया की तरफ सरका दिया गया हो। लो, भीड़ में एक और चेहरा बढ़ गया। पर बड़े ताऊजी को खुदा ने शायद फुर्सत के किसी बहुत लंबे मौसम में बनाया था। बरसों तक उनकी हड्डियों में साल के पेड़ों की मजबूती भरी गई होगी। छाती में हिमालय की धीरज भरी सांसें, हथेलियों में कुएं से पानी खींचते मजदूरों की पकड़, और दिल में बरगद की वह छाँव जिसके नीचे थका हुआ मुसाफिर अपना पूरा दुख उतार सकता है। वे सचमुच बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। इतने बड़े कि बचपन में मुझे लगता था अगर कभी आसमान टूटकर गिर पड़े तो बड़े ताऊजी अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर उसे रोक लेंगे। उनकी हंसी बरसात में बरगद के पत्तों पर गिरती मोटी बूंदों जैसी थी। खड़ाका मारकर हंसते थे वे, और उनकी हंसी के साथ दूसरे घर की दीवारों में जमी सीलन तक कांप जाती थी। दूसरा घर, उसकी भी अपनी एक देह थी। पीछे का बड़ा आंगन, लोहे की कुर्सियाँ, क्रीम रंग के मार्बल वाली लोहे की छोटी मेज, उस पर गरुड़ पंखों में ढली कांच की मैरून बोतल, नमकीन से भरी प्लेटें, दीवारों पर धुएं के काले बादल धब्बे, और शामें जो वहां आकर धीरे धीरे बैठ जाती थीं, जैसे बुजुर्ग बरगद की छांव में बैठते हैं। अक्सर दोपहर ढलने से थोड़ा पहले गली में उनकी हरे रंग की पुरानी स्कूटर लैम्ब्रेटा की आवाज़ सुनाई देती। उस स्कूटर का रंग अब हरे से ज़्यादा धूल का हो गया था। सीट किनारों से थोड़ी फट चुकी थी और स्टार्ट होते ही उसके साइलेंसर से नीला धुआं निकलता, जो कुछ देर हवा में ऐसे ठहरता जैसे सर्दियों में किसी फ़कीर की दुआ। वे बाहर ही बैठे रहते, एक टांग नीचे टिकाए, और फिर अपनी भारी आवाज़ में पुकारते, गुड्डी। उस एक आवाज़ में इतनी अपनाइश होती थी कि घर के भीतर बर्तन तक चमक उठते थे। चाई जी जल्दी से बाहर आती, पापा जी हंसते हुए कहते, आ धर्मपाल। और बड़े ताऊजी उन्हें हमेशा मामी और मामा ही कहते, जैसे रिश्ते खून से नहीं, बरसों साथ खाई गई रोटियों से बनते हों। मुझे आज भी याद है
जब गुड्डी और गोगड़ी 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हुई थी तो घर में रिजल्ट की खुशी से ज़्यादा आगे की पढ़ाई का सन्नाटा पसरा था। पापा जी उसे कॉलेज में दाखिला दिलाने के पक्ष में नहीं थे। उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई को लेकर घर के बड़े लोग अक्सर चुप्पी ओढ़ लेते थे, जैसे बेटियों की उम्र बहुत जल्दी चौखटों में बदल जानी चाहिए। गुड्डी ने धीरे से जाकर बड़े ताऊ जी को बताया था। उस शाम वे बहुत देर तक चुप बैठे रहे। फिर अपनी भारी हथेली पापा जी के कंधे पर रखकर बोले, मामा, लड़कियां पढ़ लेंगी तो घर छोटा नहीं होगा, रोशनी बड़ी होगी। इतना ही कहा था उन्होंने, पर उनकी आवाज़ में बरगद की जड़ों जैसी कोई दृढ़ता थी। और फिर गुड्डी का दाखिला हो गया। आज सोचता हूँ कई बार घर की बेटियों की ज़िंदगी में स्कूल और कॉलेज के दरवाजे किसी फरिश्ते की एक बात से खुलते हैं। हमारे घर में वह फरिश्ता बड़े ताऊ जी थे और यह उनका बड़प्पन ही था कि जब 70 के शुरुआती बरसों में चाय जी और पापा जी लुधियाना से भंडारा आए थे तब घर में मिट्टी तेल के स्टोव पर चाय बनती थी। उस दिन भी बड़े ताऊ जी अचानक आ पहुँचे थे। चाय जी रसोई में चाय बनाने गई तो लौटने में थोड़ी देर हो गई। उन्होंने हंसते हुए पूछा, मामी, आज चाय पंजाब से बन के आ रही है क्या? चाय जी ने संकोच से कहा, मिट्टी तेल का स्टोव है ना, देर लग जाती है। बस इतना सुनना था। वे उठे, स्कूटर को एक तेज किक मारी और बिना कुछ बोले निकल गए। दोपहर की धूप में उनकी स्कूटर की आवाज़ बहुत देर तक गली में गूंजती रही और कुछ देर बाद वे लौटे एक नया गैस सिलेंडर और चमचमाता सफ़ेद गैस स्टोव लेकर। उस दिन चाय जी की आंखों में जो पानी चमका था वह सिर्फ खुशी नहीं थी, वह शायद पहली बार अपने लिए किसी के इतने बड़े दिल को देखना था। ऐसा था उनका बड़प्पन। इतवार उनके बिना कभी पूरा नहीं होता था। सुबह से ही दूसरे घर में मटन की तैयारी शुरू हो जाती। गोगड़ी पुराने अखबार पर प्याज फैलाकर काटती, जोजड़ी लहसुन छिलते छिलते अपनी उंगलियों को सूंघती रहती, कक्का अदरक कूटती, मन्ना हरी मिर्च के डंठल तोड़ती, ताईजी मसालों की डिब्बियाँ खोलती और चच्ची स्टील की परात में धनिया चुनती रहती। फर्श पर प्याज के सूखे छिलके बिखरे रहते जैसे किसी पुराने मौसम की उतरती परतें। फिर एमना की अम्मा सिलबट्टे के आगे बैठती, उनकी हथेलियों की नसें उभरी रहती, कलाई पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमकती और बट्टे की घिसटती आवाज़ पूरे आंगन में धीमी चक्की की तरह घूमते रहती, घर घर। भीगे मसाले की गंध में लहसुन की तीखी गर्मी, धनिए की मिट्टी, लौंग का अंधेरा और लाल मिर्च की जलन धीरे धीरे एक साथ घुलते जाते। उधर बड़े ताऊ जी अपने विशाल हाथों से मटन चलाते रहते। उनकी कलाइयों में ऐसी ताकत थी जैसे बरगद की जड़ों में धरती की पकड़। कुकर से उठती भाप उनके चेहरे पर पानी की महीन बूंदें छोड़ती और वे हंसते हुए हर बच्चे को बारी बारी से गरम कलेजी चखाते। पहले फूंक मारते, फिर हथेली पे रखते, ले टोनी जरा चख। कभी कभी जल्दबाजी में मैं मुंह जलाकर उछल पड़ता, पानी ढूंढता भागता और वे इतनी जोर से हंसते कि लगता पूरा बरगद पत्तों समेत हिल रहा है। 2 बड़े कुकर मटन बनता था, पर खाने वाले हमेशा उससे ज़्यादा होते। हम सब बच्चे, पड़ोसियों के बच्चे, रिश्तेदार, गली के दोस्त, अचानक चले आए मेहमान, सब उसी छाँव के हिस्सेदार थे। आज सोचता हूँ बड़े ताऊ जी कम, एक पूरा आसरा ज़्यादा थे। आज सोचता हूँ बड़े ताऊ जी आदमी कम, एक पूरा आसरा ज़्यादा थे। उनकी जवानी की तस्वीरें अब भी कुछ पुराने बक्सों में होंगी शायद।
चौड़े कंधे, बालों में चमेली के तेल की चमक, कमीज़ की मोड़ी हुई बाहें और चेहरा ईश्वर गवाह है एकदम धर्मेंद्र पाजी जैसा। फिर समय ने धीरे धीरे उनके बरगद में दीमक उतार दी। गर्मियों के दिन थे। हवा में कच्चे आमों और दवाइयों की मिली-जुली गंध तैरती थी। दोपहरें बहुत लंबी हो गई थी और पहली बार मैंने देखा कि बड़े ताऊजी की हंसी थोड़ी छोटी हो गई है। वे पीछे वाले आंगन की उसी लोहे की कुर्सी पर बैठते, पर अब देर तक चुप रहते। क्रीम रंग के मार्बल वाली मेज पर स्टील का गिलास रखा होता, जिस पर पानी की बूंदें उतरती रहती और दूर किसी मस्जिद से आजान की आवाज़ आती रहती। धीरे धीरे कैंसर के दीमक ने उस विशाल बरगद को भीतर से खोखला करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वे चले गए, इतने चुपचाप कि पहले पहल यकीन ही नहीं हुआ। उस दिन हम सब अनाथ हो गए। उसके बाद दूसरे घर का आंगन बहुत बड़ा लगने लगा। धूप बिना रुके भीतर तक चली आने लगी। गर्म हवा के थपेड़े बिना रोक टोक वहां से गुजरने लगे। अब जब भी मैं मटन बनाता हूँ तो रिद्धि को पुकार कर कलेजी चखाता हूँ और उस छाँव को महसूसता हूँ। गर्मियों की कुछ दोपहरें में जब हवा बिल्कुल स्थिर होती है, मुझे लगता है दुनिया से सिर्फ ताऊजी नहीं गए थे, एक पूरा बरगद गायब हुआ था। धन्यवाद।